जय हिंद। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूं राममूर्ति। तो साथियों, आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग एक बार पुनः बातचीत करने जा रहे हैं जनरल स्टडी पर। और आज का जो वीडियो होगा, ये वीडियो BPSC TR4 के कैंडिडेट्स और जो बिहार पुलिस के कैंडिडेट्स हैं उसके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बगल में पड़े हुए बेल के आइकन को दबा दीजिए। और ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करके अगर संभव हो तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए और कमेंट में अपने मन से आप कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए, ये रहा आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न कहता है कि खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, उत्पादक, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। जैसा कि इस पौधा को आप देख रहे होंगे, ये कीटभक्षी पौधा है। क्या है ये? कीटभक्षी पौधा है। ये कीटभक्षी पौधा है ना। अब चलिए, इसका जो उत्तर होने वाला है वो हो जाएगा उत्पादक। कीटभक्षी पौधा जो है वो पौष्टिक स्तर में किस नाम से है? उत्पादक के नाम से। तो अब बात उठता है कि इसे कीटभक्षी क्यों कहते हैं। तो इस पौधे में नाइट्रोजन की कमी रहती है और नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ये पौधे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े को ट्रैप करके फंसा करके उसको मार देता है और वहाँ से नाइट्रोजन प्राप्त करता है। अब ये जो पौधे होते हैं जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े को ट्रैप करते हैं, ये कैसे ट्रैप करते हैं? तो इससे एक विशेष प्रकार का स्मेल, दुर्गंध निकलता रहता है जिसकी ओर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, यहाँ तक कि चूहा, मेढक भी इसकी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो इसको ये पौधे उस कीड़े मकोड़े, मेढक और चूहे को ट्रैप करके उसे मार देते हैं और उससे क्या प्राप्त करते हैं? नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। अब इसकी विशेष जानकारी यहाँ पर है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे जैसे कि बीनस, फाइट्रेप, पीचर प्लांट्स, ये उत्पादक के रूप में कार्य करते हैं, यानी ये प्रोड्यूसर के रूप में कार्य करते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब बात उठती है कि खाद्य श्रृंखला में उत्पादक यानी प्रोड्यूसर वो जीव होते हैं जो सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे कि हरे पौधे जिस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन खुद बनाते हैं, उसी प्रकार से ये कीटभक्षी पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। इसलिए इसे पौष्टिक स्तर में खाद्य श्रृंखला में इसे उत्पादक की श्रेणी में रखा गया। अब कहता है कि बीनस फाइट्रेप यह एक विशेष प्रकार का कीटभक्षी है। पीचर प्लांट ये भी कीटभक्षी है। और क्या? कोबरा लिली कीटभक्षी पौधे के कुछ उदाहरण हैं। ये सब क्या कुछ कीटभक्षी पौधे हैं। इसके नाम आपको याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि ये भी तो पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन कीटभक्षी पौधे हैं। आगे अगर हम कुछ और बात करें तो कीटभक्षी पौधे अन्य हरे पौधे की तरह प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाता है, इसलिए वे भी उत्पादक होते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बतलाया था कि जो हरे पौधे होते हैं वे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा बनाता है और इसलिए वे क्या है? स्वपोषी है। स्वपोषी कहने का मतलब उत्पादक है। और जिस प्रकार से हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसी प्रकार से ये कीटभक्षी पौधे भी अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं, यानी ये उत्पादक है। कुछ कीटभक्षी पौधे नाइट्रोजन और अन्य पोषक तत्वों की कमी वाले मिट्टी में उगते हैं, इसलिए वे कीटों को पकड़कर और पचाकर अपना पोषक संबंधित ज़रूरतों को पूरा करते हैं। मतलब कुछ कीटभक्षी पौधे ऐसे होते हैं जैसे कि पीचर प्लांट्स, ये ऐसे जगह में उग जाते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन और अन्य पोषक तत्वों की कमी होती है। और इस स्थिति में क्या करते हैं वे कीटभक्षी पौधे? वे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े को जैसे कि चूहा को भी वे पकड़ लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं और अपने आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं।
चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न कहता है कि कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई थी जून 1934 में, जुलाई 1934 में, मई 1934 में, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होने वाला है मई 1934। मई 1934 में जयप्रकाश नारायण, कौन? जयप्रकाश नारायण ने किसका गठन किया था? कांग्रेस समाजवादी दल का गठन किया था। कब? तो 17 मई 1934 में, 17 मई 1934 में। और इस दल का गठन कहाँ हुआ था ये बात भी सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये बिहार की पटना में हुआ था। इस दल का गठन कहाँ हुआ था? बिहार के पटना में हुआ था। जैसा पता होगा आपको, आप बिहार से होंगे तो आपको पता होगा कि बिहार की राजधानी पटना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जेपी नारायण अर्थात जयप्रकाश नारायण ने 17 मई 1934 को पटना में एक बैठक बुलाई जिसमें बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। वे एक गांधीवादी समाजवादी थे, यानी जयप्रकाश नारायण जी जो थे वे गांधीवादी थे, यानी गांधी के विचारधारा को पालन करने वाले व्यक्ति थे। और तो इसका मतलब है कि ये जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? 17 मई 1934 में। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन की अगर बात किया जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। इस दोनों में कन्फ्यूज नहीं होंगे। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न को पढ़िए और जवाब दीजिए। प्रश्न कहता है कि भारत के नए संसद भवन में सदस्यों के निलंबन का रिकॉर्ड निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला है कि डीएमके के 16 सांसद निलंबित हुए। दूसरा, टीएससी के 13 सांसद निलंबित हुए। तीसरा, कांग्रेस के 41 सांसद निलंबित हुए। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सबसे सही आंसर है वो है डीएमके के 16 सांसद को निलंबित कर दिया गया। ये भारत के नए संसद भवन के निलंबन के एक नया रिकॉर्ड है। यहाँ पर एक ही पार्टी के 16 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं। और ये घटना कब घटित हुआ था? 2021 में। 2021 में डीएमके के संसदों के एक समूह के संसद में उनके विरोध और अशांति व्यवस्था के कारण निलंबित कर दिया गया। कितने सांसद को? 16 सांसद को। उसके बाद टीएमके के 13 सांसद निलंबित किए गए। डीएमके के 16 और टीएमके के 13 सांसद। अब यहाँ पर ज़रा देख लेते हैं। ऑप्शन टीएमके के 13 है, हाँ टीएमसी है, और यहाँ क्या है? टीएमसी। सही बात है। तो दोनों सही हो गए इस प्रकार से, तो दोनों हो गया। चलिए ज़रा पढ़ लेते हैं। यहाँ पर कहता है कि टीएमसी के 13 सांसदों को निलंबित किया गया। विभिन्न उदाहरणों में टीएमसी के सांसद के संसदीय सत्रों के दौरान व्यवधान से संबंध साधने के कारण निलंबित किया गया, और कांग्रेस के 41 सांसद को निलंबित किया गया। यानी इस प्रकार से यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही हो जाता है। यानी कांग्रेस के 41 सांसद निलंबित हुए, इसके 13 सांसद हो गया, और ये इस प्रकार से इसका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। ये तीनों रिकॉर्ड क्या है? निलंबन का तीनों रिकॉर्ड है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न कहता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, यानी सी सही ऑप्शन है।
अगर हम कुछ और जानकारी अगर गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित और महात्मा गांधी से संबंधित प्राप्त करते हैं तो वो जानकारी यहाँ है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले एक भारतीय उदारवादी राजनीतिक नेता और समाज सुधारक थे। वे एक उदारवादी थे, यानी उदारवादी व्यक्ति थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। और वे समाज सुधारक थे। इसके बाद अगर बात करते हैं हम कि महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु के बारे में, ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सब लोग राजनीतिक गुरु तो याद रखते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, लेकिन गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु का नाम भूल जाते हैं। तो गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु का नाम था श्रीमद रामचंद्र। कौन थे ये? श्रीमद रामचंद्र थे, जिनका अभी पर डाक टिकट पर सिक्का जारी किया गया है, और इन पर ही डाक टिकट पर सिक्का जारी किया गया, उन पर इनका ही फोटो रहता है। अगर जन्म की बात करते हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 को कोटलुक में हुआ था। कोटलुक रत्नागिरी जिला, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुआ था। मृत्यु की बात करेंगे तो इनका मृत्यु 19 फरवरी 1915 को 48 वर्ष की उम्र में मुंबई में हुआ था। अगर शिक्षा की बात करेंगे, शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे? ये एलिफिनस्टोन कॉलेज से शिक्षा प्राप्त किए, और पेशा से ये प्रधानाध्यापक भी थे और एक पॉलिटिशियन यानी राजनीतिक भी थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में ये बात कहा गया है। अब जब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो यहाँ पर एक नया प्रश्न आता है, और प्रश्न कहता है कि मृदा की पलवार का संबंध है खरपतवार को बढ़ने से रोकने से, मृदा की उर्वरता एवं स्वच्छता की बढ़ोतरी से, मृदा की नमी को बनाए रखने से, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर सी हो जाता है कि मृदा की नमी को बनाए रखने से। मृदा की नमी को बनाए रखने से। यहाँ पर आप देख सकते हैं उससे संबंधित कुछ बातें यहाँ पर लिखा गया है। कहता है कि मृदा का पलवार करना खरपतवारों को कम करने, मिट्टी की नमी बनाए रखने और मिट्टी को स्वस्थ एवं सुधार करने से संबंधित है। यानी इस प्रकार से यहाँ पर तीनों बातें यहाँ पर है। पलवार में ये बात भी है, ये बात भी है और ये बात भी है, यानी इनमें तीनों बात है। डी सही आंसर हो जाएगा इसका। हमने सी लगाया था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और अब कुछ और बातें जो यहाँ है, कहता है कि पलवार मिट्टी तक सूरज की रोशनी को पहुँचाने से रोककर खरपतवारों के विकास को कम करता है। पलवार मिट्टी की सतह को ढककर नमी की वाष्पीकरण को कम करता है, जिससे मिट्टी में नमी बनी रहती है। पलवार मिट्टी के तापमान को नियंत्रित करता है और मिट्टी की संरचना में सुधार करता है, जिससे मिट्टी की स्वच्छता बेहतर रहती है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि देश में मतदाता सत्यापित कागज लेखा परीक्षण विचारण यानी वीवीपैट जब आप इलेक्शन देने जाते होइएगा तो वीवीपैट जैसा एक कुछ मशीन इस प्रकार से बॉक्स जैसा एक मशीन आपको दिखाई दे रहा होगा। अगले स्लाइड पर उसका फिगर आपको हम दिखाएंगे। वीवीपैट किस वर्ष अस्तित्व में आया? 2013, 14, 12, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होने वाला है 2013 में। कब आया? 2013 में। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2013 में भारत में वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट टेल यानी वीवीपैट सिस्टम शुरू किया गया था। मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिटेड यानी वीवीपैट यानी सत्यापित पेपर रिकॉर्ड यानी VPR इलेक्ट्रिक वोटिंग सिस्टम का उपयोग करने वाले मतदाताओं को फीडबैक प्रदान करने का एक तरीका है। क्या है? तरीका। चलिए, ये पूछा गया प्रश्न है और देख सकते हैं ये किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं यही वीवीपैट है। यहाँ से आप वोट गिराते हैं तो जो छाप यहाँ आप टिपते हैं वही छाप का यहाँ पर्ची कट करके नीचे गिरता है। ये वीवीपैट है।
क्या है ये, वीवीपैट है। और यहाँ पर सेम है, कहता देश से मतदाता सत्यापित कागज लेखा परीक्षण विचारण यानी VVPAD निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी 2013 में। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारतवर्ष के प्रथम निर्विवाद एवं सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति हुए थे? नीलम संदीप रेड्डी, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होने वाला है नीलम संदीप रेड्डी। कौन? नीलम संदीप रेड्डी जो है वो निर्विरोध सबके सर्वसम्मति से राष्ट्रपति बने थे। यहाँ आप देख सकते हैं। और ये कब बने थे? 1967 में जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में संसद के लिए चुने गए रेड्डी को सर्वसम्मति से छठी लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया और 3 महीना बाद उन्हें भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था। किसको? नीलम संजीव रेड्डी को। किसे? नीलम संजीव रेड्डी को। कब? 1977 में। ये जो फिगर देख रहे हैं यही वो महान व्यक्ति है जो निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य प्राप्त किए थे। यही है, ये कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जो निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य प्राप्त किए थे। कब बने थे ये? 1977 में। उस समय में जनता पार्टी का शासन था, जनता पार्टी का सरकार था। चलिए इस प्रश्न को पढ़िए, ये बायोलॉजी का प्रश्न है, पढ़िए और जवाब दीजिए क्या होने वाला है इसका सही आंसर। प्रश्न कहता है कि मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तित निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? पीपल के कारण, कर्निया के कारण, सिलियरी मसल्स के कारण, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ज़रा हम लोग इसके बारे में, ये आप देख रहे हैं ये मानव नेत्र का ये क्या है? फिगर है ये। तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि मानव नेत्र में फोकस दूरी में परिवर्तन नेत्र लेंस के आकृति में बदलाव के कारण होता है, जो मुख्य रूप से पक्षमाभि पेशियाँ यानी सिलियरी मसल्स के सिकुड़न और शिथिलन होने से नियंत्रित होता है। यानी ये जो होता है ये सिलियरी पेशियाँ के संकुचन और शिथिलन होने से नियंत्रित होता है। कहता है कि पक्षाम्भी पेशियाँ नेत्र लेंस के चारों ओर स्थित होती है और इनकी क्रिया से लेंस की आकृति बदलती है। यानी ये सब का मुख्य कारण क्या होता है? लेंस की आकृति के बदलने के लिए सबसे जिम्मेवार कौन है? तो ये सिलियरी पेशियाँ, सिलियरी मसल्स है, जिसके कारण ये सिकुड़ता और फैलता, जिसके कारण मानव नेत्र के लेंस की फोकस दूरी घटती बढ़ती रहती है। इस फिगर में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो पार्ट है, यहाँ पर ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये सिलियरी पेशिया है ना। तो आगे हम लोग और कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि जब पक्षाम्भी पेशियाँ सिकुड़ती है तो लेंस मोटा हो जाता है और उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है, जिससे पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। और जब पेशियाँ शिथिल हो जाती है तब लेंस पतला हो जाता है और फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिससे दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है ना। यानी जब ये पेशियाँ शिथिल होती है, सिकुड़ जाती है, शिथिल होती है, तब नेत्र लेंस पतला हो जाता है और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। लेकिन जब ये पेशियाँ क्या होती है? सिकुड़ जाती है, तब क्या होता है? जो लेंस होता है वो थोड़ा मोटा हो जाता है और नज़दीक की वस्तु तब क्या होता है? स्पष्ट दिखाई देता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा, शायद आपको पता होगा, ये चाय की खेती का फिगर है, ये चाय के बागान का फिगर है और इससे कुछ बात आपको स्पष्ट जरूर हो रहा होगा। ये चाय के बागान का फिगर है। चलिए प्रश्न कहता है कि किस नदी के किनारे
किस नदी के किनारे को पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है? हुगली नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कौन सी नदी है? तो यहाँ पर उसका डिस्कशन देखने को मिल सकता है आपको। कहता है कि पश्चिम बंगाल सरकार हुगली नदी के किनारे एक चाय पार्क विकसित करने की योजना बना रही है। पश्चिम बंगाल सरकार हुगली नदी के किनारे एक चाय पार्क विकसित करने की योजना बना रही है, जिससे राज्य में उत्पादित चाय की गुणवत्ता और बाजार क्षमता में वृद्धि होने की उम्मीद है। हुगली नदी के किनारे का रणनीतिक स्थान परिवहन और रसद तक आसान पहुंच प्रदान करता है। इस योजना का उद्देश्य पश्चिम बंगाल में चाय उद्योग को बढ़ावा देना और उसे और अधिक प्रतिस्पर्धित बनाना है। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और संभव हो तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।